मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा मतलब मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियों का संकलन, उसकी अगली कहानी में। अभी तक हमने बहुत सारी कहानियां देखी, अब अगली कहानी का नाम है दूध का दाम। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं, इस कहानी में कुछ शब्द जाति सूचक हैं जो इस कहानी के हैं, मेरे नहीं हैं। अपनी कहानी विस्तार में समझने से पहले इस कहानी का थोड़ा सा मर्म यानी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कहानी का मतलब क्या है, जिससे कहानी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहानी का नाम है दूध का दाम। इस कहानी में एक व्यक्ति होते हैं महेश नाथ, जो गांव के बहुत बड़े मालिक होते हैं। उनकी एक पत्नी होती है और पहले उनकी 3 बेटियां हो चुकी होती हैं। अब चौथा जब लड़का पैदा होना होता है तो उन्हीं के घर में एक काम करने वाली एक नौकरानी होती है जिसका नाम भूंगी होता है और उसका पति गूदड़, वो दोनों भंगी होते हैं। तो क्या होता है, दोनों के एक समय में बच्चे पैदा होते हैं, उनके भी और मालकिन के भी और भूंगी के भी। लेकिन जो मालकिन होती है उसके दूध नहीं होता इस बार, मालकिन के इस बार दूध नहीं होता, यानी बच्चा भूख की वजह से तड़पा करता है। तो भूंगी से क्या कहती है जो मालकिन होती है कि भूंगी तू मेरे बच्चे को पाल दे, तुझे मैं सोने से नहला दूंगी, तू तेरी 5 पीढ़ियां बैठे खाएंगी। भूंगी भी अपने बच्चे को दूध ना पिला करके मालकिन के बच्चे को दूध पिलाती थी। और जो अब धीरे धीरे समय बदलता रहता है, कुछ दिन बाद 1 साल बाद पंडित पुरोहित आते हैं और यह चीज़ को गलत ठहरा देते हैं कि एक भंगी का दूध पीना अशुभ होता है, ये वो तमाम बातें करते हैं। और जो भूंगी होती है गद्दी से उतर जाती है। जब भूंगी गद्दी से उतर जाती है तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस समय प्लेग भी जोरदार चल रहा था, प्लेग चल रहा होता है। और जो गूदड़ था वह पहले ही साल मर जाता है, प्लेग की चपेट में आकर गूदड़ जो होता है पहले ही साल मर जाता है। और जो इसकी बहू थी भूंगी, ये एक दिन क्या किया करती है, परनाल साफ किया करती है, यानी जो परनाल है जिससे पानी है उसको साफ किया करती है। तो उसमें क्या होता है, अंदर सांप बैठा होता है, वो हाथ चिल्ला कर निकालती है और सांप उसको काट लेता है और इस प्रकार उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जो ये होता है क्या नाम इसका, मंगल। इसका लड़का 5 साल का होता है, अनाथ हो जाता है। दिन भर घर के सामने उनके टहलता रहता है, खाना आना वही जो जूठन बसता है वही खा लेता है, छूने की सारी चीज़ें मना होती है। उससे गांव में सबसे ज़्यादा छुआछूत होती है क्योंकि वह भंगी था। एक दिन क्या होता है, जो सुरेश था यानी मालकिन का लड़का, सुरेश दोनों एक एज के थे लेकिन देखने में वो डबल लगता था और ये सिंगल लगता था क्योंकि भूख कमा रहा था। और उसका एक दोस्त जो सुमंगल होता है उसका एक दोस्त बन जाता है जो कुत्ता होता है, क्योंकि गाँव में उससे कोई नहीं बोलता है, पूरे गांव में उससे कोई नहीं बोलता, बस उसका एक दोस्त कुत्ता होता है। एक दिन खेलने के लिए जब वो खेल देख रहा होता है तो मंगल से थोड़ी बहस होती है और मंगल उसे ज़बरदस्ती घोड़ा बना लेता है। जब घोड़ा बना लेता है तो मंगल थोड़ा टाइट होता है और सुरेश जो होता है गिर जाता है और रोता हुआ माँ के पास जाता है, झूठी कस्में खाता है, जिससे माँ को यह विश्वास होता है कि मंगल ने कुछ हरामीपना की होगी, जिसकी वजह से मंगल को डांट पड़ती है और घर से निकाल दिया जाता है। मारती इसलिए नहीं कि छूत लग जाएगी, यानी जाति पात की वजह से उसे मारती नहीं। और वह भी निराश होकर बाहर खंडारों में जाकर बैठकर रोता है और जो टॉमी होता है उन दोनों में बातचीत होती है। भूख की वजह से तड़पते हैं और जब समय बदलता है, ज़्यादा भूख लगती है तो कहते हैं ठीक है हम जाकर लुक जाएंगे, अगर कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और अंत में खाना फेंका ही जाने वाला होता है कि सुरेश निकल कर बाहर आ जाता है, कहता है हमको दे दो। और वह जो नौकर होता है हाथ फैलाकर सुरेश के हाथों में वह थाल यानी जूठन की थाल उल्टा देता है और दोनों टॉमी और सुरेश वही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाते हैं। और सुरेश कहता है मंगल और टॉमी बैठकर पेड़ के नीचे खाते हैं। और मंगल कहता है देख लो भाई, सब कहते हैं कि दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता और यहाँ मेरा दूध का दाम देख लो। टॉमी फिर कूं कर देता और ये कहानी इस प्रकार समाप्त हो जाती है। तो कहानी विस्तार में शुरू करें उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानी दूध का दाम। दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें, डॉक्टरों का प्रभुत्व हो गया है, डॉक्टरें आ गए हैं, लेकिन गांव में अभी तक जच्चा बच्चा के लिए भंगिनों का ही प्रभुत्व है। जो महेश नाथ गाँव के बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इस विषय में पहल करने के लिए कई बार शहर गए हैं कि नर्सें गाँव में लाई जाएं, अस्पताल खोले जाएं, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। वह गांव में जब नर्सों से बहुत विनती करते तो वो इतनी लंबी चौड़ी फीस बता देती कि उनका एक आना तो तैयार हुआ, लेकिन फीस इतने बता दी कि महेश बाबू वहाँ से लौट आए। डॉक्टर की तो बात ही छोड़िए, जाने की हिम्मत ही न हुई, इतनी ज़्यादा वो फीस बता दी कि महेश बाबू को अपना पूरा
आधी जो ज़मीन थी वह बेचनी पड़ जाती, यानी आधी जायदाद बेचनी पड़ जाती केवल उसकी फीस के लिए। महेश बाबू उसी फसाल लौटा। वह इस जच्चा बच्चा के लिए नर्सों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि अब की उनकी 3 लड़कियां लगातार हो चुकी थी, अब चौथा लड़का होने वाला था, जिसके लिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बड़ा अच्छे से सब चीज़ करना चाहते थे, जिसके लिए वह शहर जा करके नर्सों को गाँव में लाना चाहते थे। और इधर जो गूदड़ था, गूदड़ की जो बहू थी भूंगी, वह भी प्रेग्नेंट थी। उन दोनों में शर्त लगी होती है भूंगी और उनमें, उसको बस यही डर रहता था कि यार फिर से ना वही लड़की हो जाए जो एक साड़ी मिलकर रह जाए। वह हमेशा यही कहती रहती थी। कई बार इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती थी कि बच्चा ही बेटा ही होगा, वह कहता था बेटियां होंगी। तो भूंगी ने कहा देख लेना इस बार बेटा ही होगा। तो गूदड़ कहता है देख लेना अगर बेटा ना हुआ, बेटी ना हुई तो मुछ मुड़ा दूंगा। हाँ मुछ मुड़ा दूंगा। तो जो भूंगी होती है कहती है सारे अगर बेटी ना हुई तो दोबारा मुंह न दिखाऊंगी इस घर में। हाँ मुंह न दिखाऊंगी, बीज खेत बेटी होगी, बेटा होगा, सारे लक्षण जो हैं ये बेटा के। और दोनों में बातचीत होती है। एक दिन क्या होता है, रात में गूदड़ ने ऐसी हाँक लगाई, चपरासी ने ऐसी हाँक लगाई घर में कि सबको पता चल गया कि बेटा था। अगर बेटी होती तो ऐसी चिहार मार के न चिल्लाती। और बेटे अक्सर रात में पैदा होते हैं, लड़के अक्सर रात में पैदा होते हैं। और जो गूदड़ की बहू होती है भूंगी कहती है देख ले अब अपनी मूंछें मोड़ दूंगी, तेरी मूंछें मैं मुड़वा दूंगी। तो वो गूदड़ भी कहता है अरे ठीक है मुड़वा देना, क्या तीसरे दिन फिर से वैसी जैसी की तैसी आ जाएंगी। वह शायद गूदड़ इसलिए उसे बार बार इतना ज़्यादा फोर्स करता था ताकि जो बेटा है, बेटे की जो इच्छा है माँ के अंदर, वह बलवती हो जाए और वह अपनी इच्छा कामना को पूरी कर सके। इसलिए गूदड़ बार बार कहता था कि बेटी होगी और वह जिद करते थी कि बेटा होगा। और बेटा ही हुआ। जब बेटा हुआ तो गूदड़ कहता है कि ठीक है ज्यों कि तुम्हें मैं मुझसे मुड़वा लूँगा। और कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ सिपाही के साथ, मुझे काम है, तुम इस बच्चे को ले लो और खिलाओ थोड़ी देर। तो गूदड़ कहता है रुको मुझे भी ढोल बजाने एक जगह जाना है। तो जो भूंगी होती है कहती है कहती है कि ठीक है बच्चे को ज़मीन में सुला दे, मैं आकर दूध पिला दूंगी, मैं आकर बच्चे को दूध पिला दूंगी, वहीं ज़मीन पर सुला दे। अब जो महेश बाबू होते हैं, महेश बाबू के यहाँ अब जो भूंगी थी इसकी खूब खातिरदारी होती है। सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर को सब्जी पूड़ियाँ हलवा मिलता है और शाम को भी उतना खाना मिलता है। गूदड़ को भी भरपेट खाना मिलता है। लेकिन जो भूंगी होती है वह एक शर्त पर उसे इतना सब मिलता है, यानी ये कि वह अपना दूध अपने बच्चे को न पिला करके मालकिन के बच्चे सुरेश को पिलाती है। जो मालकिन होती है कहती है भूंगी तू मेरे बच्चे को पाल दे, जो हो सकेगा तेरी 5 पीढ़ियाँ बैठे खाएंगी, मैं तुझे जीवन भर ऐसे खिलाऊंगी, बस मेरे बच्चे को पाल दे। भूंगी भी क्या करती है अपना सारा दूध बच्चे को पिलाती है। और एक दिन में एक बार भी शायद मुश्किल से नसीब हो पाता था कि अपने बच्चे को दूध पिला पाती। 12वें दिन भी यही नियम कायदे कानून चलता रहा। जब यही चलता रहा सुरेश थोड़ा कमज़ोर हो गया था, मंगल था, उसको बार बार उल्टी पल्टियाँ होती थी, बेहद कमज़ोर हो गया था क्योंकि माँ का दूध न पीता था और ऊपर का दूध उसको हजम ना होता था। इतने में जो भूंगी होती है कहती है मालकिन बच्चा हो गया, अब मैं अगर बात आए बच्चा आएगा तो मैं कड़े लूँगी। तो मालकिन ने पूछा सोने के लेगी कि चांदी के? भूंगी बोली चांदी के लेकर किसे मुंह दिखाऊंगी मालकिन, और किसकी बेइज्जती होगी। अच्छा ठीक है सोने के ले लेना भाई, धमकाती क्यों है? तो कहा ठीक है सोने के लूँगी और करगता भी लूँगी शादी में, ये वो तमाम सारी नियम बताती है कि मैं ये लूँगी वो लूँगी। वो कहती है ठीक है ले लेना और 5 बीघे में ज़मीन भी तुझे दिलवा दूँगी, तेरे नाती पोते बैठे खाएंगे, टेंशन मत ले। और एक दिन क्या होता है, एक दिन तो जो भूंगी थी इसका इतना ज़्यादा राज्य चलता था कि इससे सब दबते थे, नौकर भी इसके सलामी मानते थे। एक दिन तो इसने महेश बाबू को भी फटकार लगा दी। बात ये चल रही थी, महेश बाबू कहते थे कि भंगी भंगी ही रहेंगे, इनको इंसान बनाना कठिन है, भंगी भंगी ही रहेंगे, इनको इंसान बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा मालिक भांगी को कौन इंसान बनाएगा, भंगियों को कौन इंसान बनाएगा, हम बड़े बड़ों को इंसान बनाते हैं, हमें क्या कोई इंसान बनाएगा। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो महेशनाथ उसकी खाल उतरवा देते हैं, लेकिन अब मजबूरी थी, यह बात हंसकर टाल दी और बोले बात तो तू सही कहती है भूंगी, बात तो तू सही कहती है भूंगी, बात तो तेरी पते की है, और हंसकर टाल देते हैं। एक दिन क्या होता है कि भूंगी का जो शासन काल होता है ये साल भर से ज़्यादा नहीं चल पाता। भूंगी का जो शासन काल होता है साल भर से ज़्यादा नहीं चल पाता। देवताओं ने यानी ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति जता दी, कहा कि एक अमीर घर का लड़का एक भंगिन का दूध पिए अपशगुन होता है। यहाँ तक कि प्रायश्चित की बात कह डाली, प्रायश्चित की बात पर तो हंसी में उड़ा दी गई, लेकिन
जो भूंगी थी इसका शासनकाल हटा दिया गया, बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया। जब बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ये इसका भंगिनी का दूध पीता है जिससे ये अपशगुन होता है, ये वो तमाम बातें बताई। तो महेशनाथ ने कहा वाह रे आपका धर्म, अभी तक जिस भंगिनी का खून पीकर वो बड़ा हुआ पलता रहा, अब उसमें छूत घुस गई। क्या धर्म है आपका, क्या धर्म बदलता रहता है? तो पंडित ने कहा कि जब हम नहीं सही थे वो कल था और आज है। कल हमारी मजबूरी थी, मैं भी खिचड़ी विचड़ी सब खा लेता हूँ, लेकिन मजबूरी में। एक जगह है जहाँ पर नीच कूम मतलब ऊंचे नीचे सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, और आज एक अलग समय है देखो। तो उन्होंने कहा कि आपका, महेश बाबू ने कहा कि आपका धर्म बदलता रहता है? पंडित ने कहा जी हाँ बिल्कुल बदलता रहता है। अमीरों का धर्म अलग, गरीबों का धर्म अलग, अमीर का, रईस का अलग, मीडियम, ये जितने नियम कायदे कानून है मध्यवर्ती के लिए ज़्यादा चलाए जाते हैं। और इस प्रकार से भूंगी का जो शासनकाल खत्म कर दिया गया, भूंगी को शासन से उतार दिया गया, मतलब उसका जो पावर था, पौआ था, वो सब हटा दिया गया। और भूंगी को दान तो इतना मिला, सोने के चूड़े भी मिले और साड़ियाँ ऐसी ही कि उसे कभी न मिली थी, और शासनकाल उसे दान इतना मिला कि वह अकेले न ले जा सकी। और उसी के बाद जब समय बीतता रहता है तो प्लेग ने जोर पकड़ रखा था उस समय, और पहले ही साल प्लेग में जो गूदड़ था वह मर गया। जब गूदड़ मर गया तो कई लोग आशा लगाकर बैठे थे, तमाम भंगियों ने सूचना भेजी ये वो कि भूंगी मर जाए तो इसकी संपत्ति अपना ले, सब आए, यहाँ गए वहाँ आए, लेकिन भूंगी कहीं न गई अपनी जगह पर बनी रही। भूंगी का जो बच्चा था इतना कमज़ोर रहने के बावजूद भी 5 साल का होते दौड़ने लगा था, लेकिन सुरेश के आगे पिद्दी सा लगता था। 5 साल हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, महेशनाथ जो बाबू थे इनके घर का परनाल खराब हो गया था, जिससे आंगन का पानी बाहर जाता है। तो भूंगी उसमें गले तक हाथ घुसेड़ के खगवा रही थी डंडा डाल के, अचानक से चिल्लाकर हाथ निकाला, उससे भूंगी को सांप ने काट लिया था। काला सांप निकला, लोगों ने दौड़ाकर सांप को मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। पहले लगा कि शायद पानी का सांप है, यानी जहर वाला नहीं है। जब उसे लहरें आने लगी शरीर में, पूरे शरीर में जहर फैल गया और भूंगी मर गई। तब लोगों को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन भूंगी तो मर गई थी। अब जो उसका लड़का था मंगल 5 साल का अनाथ हो गया था। सारा दिन वही महेशनाथ के बाबू, जो महेश बाबू थे, उनके घर के सामने मंडराता रहता था, और नीम का जो सामने पेड़ था उसी पर पड़ा रहता था। उसे कोई न पूछता था। घर में जूठन तो इतना होता था कि इसके जैसे 10 बच्चे पल जाएं, लेकिन उसे घर में किसी चीज़ छूने की या घर के अंदर जाने की इजाज़त ना थी। वह वहीं सामने नीम का पेड़ था, उसी पर सोता था। एक टाट थी, 2 बर्तन थे और एक लुंगी थी जो महेश बाबू की उतारन थी, उसी को पहने वहीं पर पड़ा रहता था। उसे बुरी एक बात लगती थी, जब खाना दिया जाता था तो उसे मिट्टी के बर्तनों में और सबको अच्छे बर्तनों में दिया जाता था। उसे इस बात का ज्ञान तो न था कि ये छुआछूत होती क्या है, लेकिन उसे गांव के लड़के चिढ़ा कर उसे इस बात को बोल कर उसे बुरा लगता था। वह भी कहता था क्या करे, मजबूर था, और वह चिढ़ता था, गुस्सा करता था, लेकिन कुछ न करता था, रो लेता था अकेले बैठ करके। अब उसका गांव में कोई न था, यहाँ तक कि गांव में उसके सारे दुश्मन हो गए थे, कोई उसे अपने साथ न खिलाता था। यहाँ तक जिस टाट पर वो सोता था उस टाट को भी कोई न छूता था। उसका गांव में सिर्फ एक दोस्त बना था, वह था गांव का कुत्ता टॉमी, जो अपने सहयोगियों द्वारा, अपने साथियों द्वारा परेशान किए जाने पर इसके मंगल के पास आ गया था। वह मंगल के साथ सोता था, उठता था, बैठता था, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, कभी लड़ाई ना होती थी। एक दिन क्या हुआ, टॉमी साथ में सो रहे थे तो मंगल ने कहा अरे भाई टॉमी देख लो, ये गलत बात है, थोड़ा साइड में होकर सो, तुमने पूरा तिरपाल मतलब पूरे टाट पर सो रखे हो, मैं कहाँ सोऊं। तो कूं किया टॉमी ने और ऊपर चढ़ के लपट गया। कहा ठीक है, दोनों साथ में सोए और दोनों की खूब जमती थी। जब दोनों की खूब मस्ती होती रहती थी, आपस में खूब बढ़िया चलती रहती थी। मंगल जो था दिन में एक बार अपने उस घर को देखने जाता था जो विरासत के रूप में उसकी माँ छोड़ गई थी भूंगी। पहले साल छप्पर गिर गया और दूसरे साल दीवारें आधी आधी गिर गई। उन पर बैठकर वो रोता था, अपनी किस्मत को रोता था, अपने स्वप्न बोता था, लेकिन क्या करे, सब टूट गया था। 5 साल का बच्चा अनाथ था, रोता था। टॉमी उछल कर उसकी गोद में बैठने की चेष्टा करता था, लेकिन असफल चेष्टा करता था। अब आगे क्या होता है, कई दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है कि सारे लड़के रास्ते में खेल रहे होते हैं, कई दिन बीत गए, और जब एक दिन क्या होता है, वहाँ पर खेल हो रहा होता है, कई लड़के खेल रहे होते हैं, तो मंगल भी देखने पहुँच जाता है। जब मंगल देखने पहुँच जाता है तो सुरेश को उस पर दया आती है। या तो लड़कों की संख्या कम हो जाती है या सुरेश को दया आ जाती है, कुछ कह नहीं सकते। सुरेश ने कहा मंगल खेलेगा क्या रे, आ? तो कहता है हाँ मैं खेलूंगा। नहीं भैया, मुझे नहीं खेलना, कहीं मालिक ने देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। अबे कौन देखता है, खेल ले।
तो हम घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं, तू घोड़ा बनेगा, हम तुझ पर बैठेंगे। कहता अच्छा ये तो बता दो कि मुझे भी बैठने को मिलेगा कि मैं बस घोड़ा ही बना रहूँगा। इस पर तो किसी ने सोचा ना था, थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोला नहीं तू एक बात बता, तू भंगी है, तुझे अपनी पीठ पर कौन बैठा लेगा? तो सुरेश ने कहा सॉरी मंगल ने कहा मैं कब इनकार करता हूँ कि मैं भंगी हूँ, मेरी माँ ने तो तुम्हें अपना दूध पिलाकर पाला है, मुझे भी सवारी करने को मिलेगा तो मैं घोड़ा बनूंगा। सुरेश ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आकर चुपचाप घोड़ा बन जा, नहीं तो अगर जिस दिन पा गए तो तुझे पीटूंगा जरूर। और सुरेश ने उसे दौड़ा लिया पकड़ने के लिए। मंगल और तेज हुआ, सुरेश और तेज दौड़ा, लेकिन मोटा होने की वजह से सुरेश थक गया, मंगल निकल गया। वहीं सामने खड़ा होकर दोनों में बातचीत हुई। सुरेश ने कहा चुपचाप आकर घोड़ा बनो, नहीं तो जिस दिन पकड़ लूंगा तो पूरी तरह पीटूंगा तुमको। मंगल ने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, अगर तुम मुझे भी सवारी करने को मिलेगा तो मैं आऊँगा। सुरेश ने कहा ठीक है सवारी करूँगा। तो मंगल ने कहा पहले हम बैठेंगे। सुरेश ने कहा नहीं पहले हम बैठ जाएं फिर तुझे बिठा दूंगा, तुम लोग हो बड़े चालाक, मुझे अपना दांव ले लोगे और मुझे मेरा दांव न दोगे। तो कहा ठीक है चल अच्छा आ जा, और मंगल को वहीं पकड़कर तीनों ने दबा दिया। तुरंत सुरेश उसकी पीठ पर बैठ गया। कुछ देर तो वो घोड़ा बनकर चला, लेकिन सुरेश वजन मोटा ताजा, वेट न सहा गया उससे और उसकी कलगे कमर टूटी जा रही बेचारे की। तुरंत टेढ़ा हुआ और लद्द से सुरेश गिर पड़ा और भोंपू बजाने लगा। जब भोंपू बजाने लगा और सुरेश मंगल तिड़ी वहाँ तुरंत भाग गए। जब मंगल भाग गया तो उसकी जो माँ थी मालकिन तुरंत कही है कहीं सुरेश रो रहा है क्या। सुरेश का रोना भी ऐसा था कि जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया जाता हो। तो दूर से उसने नौकरानी इसका देख जा कि सुरेश कहीं रो रहा है क्या। वो जाने ही वाली थी कि उतने में सुरेश आंसू पोंछते हुए आया। कहा क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा लाडला। लड्डू देकर वो चुप करा देती थी, इसलिए वह उसके पास आया और बोला सुरेश ने मुझे छू लिया है। सॉरी सुरेश बोला कि मंगल ने मुझे छू लिया है। मालकिन को विश्वास न आया कि मंगल इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है, क्योंकि वह कभी गलती करने की कोई उससे आशा ही न थी। लेकिन जब सुरेश कसमें खाने लगा तो बात मानना लाजमी हो गया कि बात तो मानना ही पड़ेगा। और उन्होंने बात को मानी। सुरेश मंगल को बुलाया और डांटा। मंगल को बुलाकर डांटा कि क्यों रे उसे छू क्यों लिया। मंगल ने कहा मैंने नहीं छुआ है, गिर गए हैं तो रोते हैं, दबी हुई आवाज़ में कहा। लेकिन सुरेश था कसमें खा रहा था। कहा दोबारा छू लिया, ये रोता क्यों है फिर तूने नहीं छुआ तो। कहा मैंने नहीं छुआ, गिर गए। तो उसे इतना डांटा, मार तो सकते नहीं थे क्योंकि छूत जो थी यानी छुआ छूत की वजह से कि छूत न लग जाए, नहाना पड़ेगा, इसलिए उसे खूब गालियाँ दी। और डंडे से भी नहीं मार सकी क्योंकि डंडे के प्रवाह से छूत घुस जाती है। ये था, समझ लीजिए भैया, डंडे के छूत से भी छूत घुस जाती। उसको इतनी गालियां दी और वह रोता हुआ वहां से चला गया और कहा दोबारा यहाँ दिखा तो तेरा खून पी जाऊंगी, यहाँ से चला जा, हराम की रोटियां खाकर तेरे अंदर ज्यादा चर्बी घुस गई। ये वो तमाम जितना जी चाहा उतना सुनाया। मंगल भी चुपचाप वहाँ खड़ा रहा, उसे डर तो ना था, बस भूख की चिंता थी। वहां से उठा, अपना बर्तन उठाए, बगल में ताट दबाई और तिरपाल लिया इसे और चल दिया। कहा कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भूखों ही तो मर जाएगा। और उठकर वहाँ से तिरपाल दबा करके रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ वहाँ खंडारों में जाकर चला गया, जहाँ उसे कुछ पल की शांति मिलती थी, कोई उसे चिढ़ाता न था। और वहाँ जाकर बैठ गया और कुछ देर बाद टॉमी भी उसे ढूंढता और सूंघता हुआ आ पहुँचा। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, भूख बलवती हो रही थी। उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा भूखे मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। समय बड़ा, भूख और तेज हुई और उसके मन में ख्याल आने लगे। बार बार नजरें बर्तनों की ओर चली जाती थी और सोचता था अब जो सुरेश है उसकी झूठी मिठाई मिल गई होगी, महेश बाबू खाकर उठ गए होंगे, ये वो तमाम सारी कल्पनाएं आने लगी। और उसने एकाएक उससे कहा टॉमी से कि टॉमी तुम जाकर खाना खा लो, मुझे नहीं मिलता, बड़ा अपमान हो गया। ऐसे तमाम बातें करते हैं। टॉमी कहता है यार भैया, उसने कूं कूं करके कहा, शायद ये कहा कि भैया हम लोगों की किस्मत में यही लिखा है, अगर इतने में हार जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। अभी तो पूरी ज़िंदगी जीनी है। कभी बैठा रहा तो किसी ने पानी डाल दिया, किसी ने डंडा मार दिया और फिर दुमुलाता हुआ उनके पास पहुंच गया। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम अपमान से हैं। और दोनों कूं करते हैं। टॉमी वो कहता है मंगल कि मैं न जाऊंगा, चाहे भूखों मर जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही तो जाऊंगा। तुम्हें खाना लगे तो तुम जाकर, तुम्हें भूख लगे तो तुम जाकर खा आना। टॉमी ने कहा नहीं मैं नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। और दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं भूखों मर जाऊंगा। क्या होगा जब तुम खा लो, नहीं भूखों मर जाऊंगा। कहता है क्या तुम जिंदा रहोगे। दोनों में बातचीत होती है और दोनों जब भूख बढ़ती है तो दोनों निश्चय करते हैं कि ठीक है चलते हैं, चलकर वहाँ बैठ जाएंगे, देखते हैं अगर कोई हमारा नाम लेकर पुकारेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो वापस लौट आऊँगा। और जाकर के महेश बाबू के द्वार पर अंधेले में दोनों छिप जाते हैं। लेकिन टॉमी से रहा न गया, वो थोड़ा अंदर गया, देखा तो महेश बाबू
और जो सुरेश था खाने बैठ जाते हैं, दोनों की थालियाँ सज जाती हैं, दोनों आराम से खाया करते हैं और नौकरों में बातचीत हो रही होती है कि लगता है मालकिन ने आज मंगलवा को साले को खूब डांटा है, अच्छा हुआ साला चला गया, रोज रोज भंगी की शक्ल देखनी पड़ती थी, दिन खराब हो जाता था। और इतनी बात होती रही, मंगल यहाँ आस्था में बैठा रहता कि कोई ना कोई तो बुलाएगा। बड़ी देर बीत जाती है, खाने की लालच में बैठा रहता है। जब सब खाना खा लेते हैं वह भी सोचता है कि किसे इस बेजान पड़े मंगल की फिक्र होगी, इस गरीब मंगल की फिक्र होगी। सब अपना अपना देखते हैं, मेरी माँ ने ही दूध पिलाया पाला पोसा, लेकिन आज मेरा ही कोई किसी को परवाह नहीं है कि गरीब मंगल है क्या है। और एकाएक खाना उड़ जाता है और थालियाँ उल्टा करके जो नौकर होता है वह परनाल में कूड़ेदान में फेंकने के लिए जाया करता है कि एकाएक मंगल सामने निकल आता है। मंगल सामने निकल आता है तो नौकर कहता है कि कहाँ था रे मंगलवा? कहा यहीं तो बैठा था कितनी देर से, मैंने सोचा कोई आप तो। नौकर ने कहा बोलता क्यों नहीं? मुझे लगा कोई शायद मेरा नाम लेगा। कहा चले खा ले चल, बड़ी देर से भूखा होगा। और वही थाल उल्टा दी मंगल के हाथों। मंगल ने हाथ फैलाया अपने बर्तन और उसी में उल्टा दी। खाना लेकर के वह नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, टॉमी भी निकल आता है, दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। और मंगल एक सर में हाथ फेरते हुए टॉमी के कहता है कि टॉमी देख लो, लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता। टॉमी ने पूंछ हिलाई और कहा ये मेरा दूध का दाम है। टॉमी ने फिर पूंछ हिलाई और ये कहानी इसी प्रकार समाप्त हो जाती है। तो हूँ आप सभी से अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।